हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू सीरीज है जिसमें कि ये 17th वीडियो है। लगातार 16 वीडियो मैं ला चुका हूँ जिसमें कि हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। और ये सब फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों पर आधारित ये पूरी मैं जीके सीरीज लेके आया हूँ, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि 2020 में राज्य लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी ये सीरीज चल रही है। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि आप जितने भी परीक्षार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को देख पाएं। और लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? श्री शहर आंध्र प्रदेश में, पानीपत में जो कि हरियाणा में है, रायबरेली उत्तर प्रदेश, भीलवाड़ा राजस्थान। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पानीपत। पानीपत में ये कृत्रिम रबड़ का संयंत्र यानी कि आर्टिफिशियल जो रबड़ का यूनिट है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है, यहाँ पर लगाया गया है। कहाँ पर? पानीपत, हरियाणा में। लीजिए आगे अगला प्रश्न आपके सामने। एचआईवी और एड्स का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, गांधीनगर में, मुंबई में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये एचआईवी और एड्स पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2006 से 2016 तक की जो दशक है, ये किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय दशक स्वीकृत किया गया है? उपनिवेशवाद उन्मूलन, साक्षरता दशक, या फिर जीवन के लिए जल हेतु, या फिर बालिका उत्तर जीविका दशक के रूप में इसको, ठीक है ना, स्वीकृत किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बालिका उत्तर जीविता दशक के रूप में इसको स्वीकृत किया गया है। कब से? 2006 से लेके 2016 तक का ये दशक है। तो इसका सब्जेक्ट रहा है बालिका उत्तर जीविता दशक, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया। बालिकाओं की सुरक्षा निश्चित करने के उद्देश्य से स्वर्ण कन्या बंगारू टल्ली के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरल? तो किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई है जिसमें कि बालिकाओं की सुरक्षा के निश्चित करने हेतु स्वर्ण कन्या इस हिंदी में है और अन्य भाषा में बंगारू टल्ली के नाम से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो वो हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु ये योजना की, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको कि बंगारू टल्ली यानी कि स्वर्ण कन्या के नाम पर ये शुरुआत की गई। अगला प्रश्न आ गया। ट्रॉपिक्स क्या है? भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास, या फिर भारतीय नौसेना का विशालतम युद्ध अभ्यास, या फिर भारत और बांग्लादेश का संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होता है वो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका सही विकल्प है भारतीय नौसेना का जो विशालतम युद्ध अभ्यास होता है वो कहलाता है ट्रॉपिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। आसियान का मुख्यालय है कहां पर? बैंकॉक में, जकार्ता, हनोई या फिर मनीला में? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जकार्ता। जकार्ता में है इसका मुख्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहां स्थित है? रोम में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर मिस्र में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है पेरिस, फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर स्थित है ये एफिल टावर। अगला प्रश्न आ गया। भारत में आपराधिक मामले में सजा पाने वाले लोकसभा के सदस्य गंवाने वाले वो सांसद कौन कौन से हैं? बताइए। राशिद मसूद, लालू प्रसाद यादव, जगदीश वर्मा या फिर बी और सी दोनों? तो कौन है जिनको की आपराधिक मामले में सजा मिल चुकी है और लोकसभा की सदस्यता वो गवा चुके हैं?
तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यानी कि ऊपर के दोनों, लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा, ये दोनों अभी हिरासत में हैं, जेल में बंद हैं ये दोनों, और इन दोनों की ही लोकसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है, और आने वाले 10 वर्षों तक ये अगर छूट भी गए तो भी 10 वर्षों तक इनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य क्या है ये? तो इसका सही, इसमें ये विकल्प दिए हैं, विमान वाहक पोत, गश्ती पोत, अनुसंधान पोत या फिर माल वाहक पोत। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इसका सही विकल्प है विमान वाहक पोत है ये, ठीक है ना। और ये जो नौसेना में के बेड़े में कब शामिल हुआ था? ये हुआ था 2013 में। 2013 में इसको नौसेना के बेड़े में इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। और ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको ले जाने वाला एक पोत है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? 1929 लाहौर, 1931 कराची या फिर 1936 लखनऊ या फिर 1937 में जो आंसर है फैजपुर, ये फैजपुर लिखा हुआ है। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज की जो लक्ष्य है वो घोषित किया गया था। और 1929 के लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? नए ऊतक यानी कि नए सेल बनते हैं, उसमें जो पोषक तत्व देता है वो कौन सा आहार है? सब्जियां, फल, पनीर या फिर मिठाई? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पनीर। जो पनीर है वो नए ऊतकों के वृद्धि के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक है ना, जो मिनरल्स की जरूरत होती है, वो सारे मिनरल्स पनीर में पाए जाते हैं, यानी कि नए सेल डेवलप करता है पनीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, वह हैलोजन जिसका उपयोग पड़ीहारी की तरह पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, कौन सा हैलोजन ग्रुप है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन? तो पीड़ाहारी की तरह कौन सा हैलोजन उपयोग किया जाता है? वह है आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। यही कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे कुछ अंदरूनी दर्द होता है, तो वहां पर आयोडीन ही है जिसका उपयोग किया जाता है, जो कि दर्द में बहुत ज्यादा आराम देता है, दर्द नाशक होता है ये, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स।
जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स, ये आईसी है, आईसी चिप्स किससे बनती है? तांबा से, सिलिकॉन से, स्टील से या फिर प्लास्टिक से? तो इसका जो सही प्रश्न है वो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है सिलिकॉन। जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर बनता है, सीपीयू जो होता है, वो आईसी चिप जिसमें लगी रहती है, ठीक है ना, वो आईसी चिप सिलिकॉन से बनती है। अगला प्रश्न आ गया, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे या फिर वसा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है स्टार्च। स्टार्च को पाचन करने में ये सहयोग करती है, जो कि अपने मुंह के अंदर में लार बनती है, ठीक है ना, जो कि अपन खाना खाते टाइम में ये लार को ही अपन साथ में पेट में लेके जाते हैं, तो वो जो स्टार्च होता है उसको पाचन करने में बहुत मदद करती है और उसको पचने में काफी कुछ मदद मिलती है लार से। अगला प्रश्न आ गया, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई से 1/4, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी? किसी भी व्यक्ति का अगर प्रतिबिंब देखना है तो उसकी कांच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, तो उसमें उसकी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिख जाता है। अगला प्रश्न आ गया, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न की जाती है? स्वतः विकिरण, वर्ण विच्छित्ति विकिरण, प्रकीर्णन विकिरण
या फिर उद्दीप्त विकिरण। तो कौन सी किरण इससे निकाली जाती है? तो उसका सही विकल्प है उद्दीप्त जो विकिरण होती है वो इसमें उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न आ गया, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? कान, मस्तिष्क, आंख या फिर पेट? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मस्तिष्क यानी कि दिमाग। ठीक है ना, दिमाग पर सीधे प्रभाव डालता है अल्जाइमर और इससे मेमोरी लॉस होती है। ठीक है ना, मस्तिष्क में यादें चली जाती हैं, मेमोरी लॉस होती है, तो ये सीधे सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न आ गया, किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? कार्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है एड्रेनलिन। ये वाला जो हार्मोन है जब स्रावित होता है तो हृदय की जो गति है वो पल्स रेट बढ़ जाते हैं और उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन या फिर मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इंटेस्टाइन? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है ये अपने को बताना है। तो इसका सही विकल्प है सा, जो सी है, ये ई लिखा हुआ है, ये सी है एक्चुअली, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका सही विकल्प है एमआरआई। एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस, आई फॉर इमेजिंग। ओके, अगला प्रश्न आ गया, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने कि विक्रमशाला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या फिर गोपाल? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल ने ही विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये स्थापना कब की थी? 8वीं सदी में, 8वीं शताब्दी में विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है ना, जो कि पाल वंश का एक शासक था। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई थी? भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पर है ये बिहार में है, बिहार में स्थित है। वहां पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जिसका नाम है विक्रमशाला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आ गया, महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे ये आपको बताना है। जमालिस, यशोदा, अणुजा या फिर त्रिशला? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो वो है जमालिस। जमालिस इसका विकल्प बिल्कुल सही है। ये महावीर के प्रथम अनुयायी थे यानी कि प्रथम फॉलोअर थे। और इसमें जो महावीर ये जैन धर्म के कौन से गुरु हैं? ये 24वें गुरु हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये 24वें और अंतिम गुरु हैं ये। ठीक है ना, और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 540 ईसा पूर्व। और ये जब एशियंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है भारत में, हिर्याक वंश, जो हिर्याक वंश है, हिर्याक वंश के समय के हैं ये दोनों। कौन? महावीर भी हैं और बौद्ध भी हैं। ठीक है ना, महावीर और बौद्ध। बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध की शुरुआत महावीर से पहले की बताई जाती है, यानी कि बौद्ध का जन्म महावीर से पहले हुआ था और बौद्ध धर्म महावीर से कुछ साल पहले का है। ठीक है, 2-5 साल का ही अंतर है दोनों में, और दोनों में ही इतना ही अंतर है। और दोनों ही धर्म जो है हिर्याक वंश के समय ही इनकी स्थापत्य की जानकारी मिलती है एशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगुंतर निकाय, मज्जिम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दिघ निकाय? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है अगुत्तर निकाय। ठीक है ना, यही एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और ये बौद्ध ग्रंथ है यानी कि उस समय जब बौद्ध धर्म था, महाजनपदों का उस समय स्थान था, यानी कि महाजनपद उसी समय के हैं। ठीक है ना, और महाजनपद मतलब क्या होता है? महासाम्राज्य। ठीक है ना, इसका एक दूसरा अर्थ होता है महासाम्राज्य को महाजनपद बोलते थे। और कितने महाजनपद थे ये? इसमें लिखा हुआ है
16 महाजनपद थे भारत में, ठीक है ना। और उसके बारे में मैंने जानकारी एक वीडियो में पूरी की पूरी दी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो स्पेसिफिक में मध्य प्रदेश में जो जनपद थे वो कितने थे मध्य प्रदेश में, एमपीपीएससी के बारे में तैयारी कर रहे हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक अवंती और दूसरा कौन सा था, दूसरा था चेरी। ये 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आज के वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आते हैं ये, ठीक है ना। ये विंध्य क्षेत्र में था और ये मालवा, ठीक है ना, ये मालवा क्षेत्र की है, ठीक है। और अवंती की 2 शाखाएं थी, एक उज्जैनी और एक महेश्वर, ठीक है ना। तो ये 2 शाखाएं अभी वर्तमान में है यहाँ पे। अवंती महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। महेश्वर को महेशमती बोलते थे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी वर्तमान में महेश्वर है, लेकिन उस समय महेशमती के नाम पे थी ये शाखा, ठीक है ना, जो जैसे कि दक्षिण की शाखा बोलते थे। अगला प्रश्न आ गया, भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया या फिर आदमगढ़ की गुफाएं। तो इसमें से सही कौन सी है? तो वो सही है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं में सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये कहां पर है? ये रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में अबुदुल्ला, ये ध्यान रखना, अबुदुल्ला जो गंज है, ठीक है ना, उसके बिल्कुल निकट में ये पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। वहां पर ये शिलाश्रय सबसे अधिक चित्र शिलाश्रय पर, यानी कि शिलाओं पर सबसे ज्यादा चित्र यहीं पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और ये भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 25वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की थी दिल्ली, जब दिल्ली सल्तनत थी उस समय किस सुल्तान ने की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। और ये तुगलक वंश, जैसे कि आगे तुगलक लिखा हुआ है, ये पता होना चाहिए, ये तुगलक वंश था जो दिल्ली गद्दी पे बैठा था। किसके बाद में देखा था? ये खिलजी वंश के बाद में, ठीक है ना। और उससे पहले आया था गुलाम वंश, सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम के बाद में फिर आया था खिलजी वंश, ठीक है ना। खिलजी के बाद में आया था तुगलक वंश, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। इसके बाद में चौथा आया था कौन सा? चौथा आया था सैयद वंश, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर पांचवा आया था, ये चौथा हो गया, पांचवा आया था लोधी वंश, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो ये 5 वंश थे जो कि सुल्तान थे, ठीक है ना। दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान के रूप में ये बैठे थे, सुल्तान पदवी धारण की थी इन्होंने। तो उसमें से तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने ही रोजगार कार्यालय की यहाँ पर स्थापना की थी। और इनका जो वंश स्थापना हुई थी, और ये गद्दी पे कब बैठे थे? ये बैठे थे 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है ना। ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने जो राज किया था, ये कब तक का किया था? ये 1351 तक, यानी कि 1320 से लेके 1351 तक फिरोज शाह तुगलक रहा था, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जिसको कि गयासुद्दीन तुगलक भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे पूरे के पूरे वीडियो, पूरा के पूरे क्वेश्चंस 25 जो कि मैंने आपके सामने लेके आए। वीडियो को कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी जीके की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इस मेरी वीडियो को देख पाएं। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस में बना रहा हूँ उन सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऑल का जो रेडियो बटन है, क्लिक करने के बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।